नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बहुत ही सुंदर चीज़ हम देखने वाले हैं। तो क्या देखने वाले हैं तो भैया थोड़ी सी बात करते हैं। आज वीडियो को छोड़ के जाइए मत, आप पूरा वीडियो को देखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको वीडियो आपके समक्ष होकर ही पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा। पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा और एक ही वीडियो में पूरे मध्यकालीन को आपके समाप्त किए जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में आपके पूरे मध्यकालीन समाप्त हो जाएंगे। ये रिवीजन का वीडियो है। ये कैसा वीडियो है? रिवीजन का। और इनसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन एग्जाम में। अभी जो एग्ज़ाम जो आया BSSC, उनके एग्ज़ाम के लिए पूरे इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आएंगे, मैं वादा करता हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मेरे में ज़रूर कमेंट करें कि नहीं सर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अभी हम बात करें कि जो बिहार टीचर की जो एग्ज़ाम हुई थी, इन्हीं से NCERT बुक से ही क्वेश्चन आए थे। तो इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह क्वेश्चन पूछा गया था जो 1 से लेकर 5 तक का जो एग्ज़ाम दिए होंगे, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, वो कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देखिए एक बार। अगर आप वीडियो पर मेरे नए हैं तो पूरा वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या चीज़ मिलने वाले हैं उन बातों को ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ रही है भाई? कोई समस्या नहीं है ना? तो इस बातों को बेहतरीन रूप से समझिएगा। आज हम इस टॉपिक को पूरे ख़त्म करेंगे। और कहाँ से कहाँ तक सर? तो कहाँ से कहाँ तक? तो आज इस वीडियो में हम 700 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक की जितने भी घटना घटी हैं, जो भी घटना है जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उन घटना को इसमें पढ़ेंगे। आप भगाइए मत, पूरा देखिए, आप जाइए मत। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो आगे कभी बढ़ने वाला नहीं है। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, हेडफोन लगा लीजिए और पूरा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे भागा भागा कर स्किप करके देखते हैं, कोई बात नहीं, देखिए, लेकिन पूरा समझने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। मैं प्रयास करूँगा कि पूरा समझ में आएगा। पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इसमें जानकारी क्या है कि मध्यकालीन जो है, इसमें 700 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक जो भी घटना घटी थी उनके बारे में जानकारी करेंगे। इसमें 3 लुटेरे आते हैं भारत में। पहला आता है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा आता है मोहम्मद गजनवी और तीसरा आता है मोहम्मद गोरी की बात करेंगे। यह भारत पर जो था, मोहम्मद बिन जो कासिम था वह भारत पर एक बार आक्रमण करता है, और जो मोहम्मद गजनवी जो था वह 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। और मोहम्मद जो गौरी कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं देखिएगा तो गोरी लिखा रहेगा, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जो है भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कौन लोग थे और क्यों आक्रमण किए थे, इनको हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक बात इससे कंप्लीट है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम जो था, यह भारत पर पहला मुसलमानी आक्रमण किया था। कब किया था? 712 AD में। जो क्वेश्चन पूछे जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 712 AD में, यानी ईस्वी में 712 में आक्रमण। कहाँ किया था? तो यह सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था। कौन से प्रदेश पर? सिंध प्रदेश। अब बोलेंगे सर सिंध प्रदेश किसे कहते हैं, तो सिंध प्रदेश आपको थोड़ी सी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपका हिंदुस्तान का ये बॉर्डर लाइन है और ये पाकिस्तान है। यहाँ पर ये पाकिस्तान है। तो यहीं पर यह जो नदी, ये रेखा दिख रहे हैं, ये है आपकी सिंधु नदी, और यहीं पर सिंध प्रदेश है। यहीं पर जो है मोहम्मद बिन कासिम जो था, यह ईरान का जो क्षेत्र जिसे फारस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, यह अरबों का क्षेत्र इसे कहा जाता था पहले, याद रखेंगे। तो यहीं से मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि भारत के इस सिंध प्रदेश पर, ये जो सिंध प्रदेश था, यहाँ पर आक्रमण करता है। और वहाँ का जो सिंध का राजा था जिसका नाम था दाहिर, सिंध का राजा का नाम क्या था? दाहिर। और अंतिम हिंदू राजा अगर कहा जाए तो वह कौन था? तो वह भी दाहिर था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है, जो मोहम्मद बिन कासिम जो था वह कहाँ का रहने वाला था, तो मैंने आपको बताया कि वह ईरान का रहने वाला था, यानी फारस का रहने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम जो था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो था वह
अल हजाज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अल हजाज बिन यूसुफ का क्या था, सेनापति था। यानी कहें कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वहाँ का राजा कौन था, तो अल हजाज, क्या नाम था, अल हजाज। कैसे क्वेश्चन सर, फिर से समझ में नहीं आया, थोड़ी सी समझा दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन जब कासिम जो भारत पर आक्रमण करता है सिंध प्रदेश पर, तो मोहम्मद बिन जो कासिम कहाँ का था, तो ईरान का। वहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का राजा था अल हजाज, जो खलीफा बोला जाता था। और जो खलीफा जो पद होते थे, जो मुसलमानों के जो उत्तराधिकारी होता था, जिसे खलीफा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, खलीफा। अब भैया आप कहिएगा कि सर इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी सर जो है यह मिलती है चचनामा जो पुस्तक है, इनसे इनकी जानकारी मिलती है। चचनामा जो पुस्तक है इनसे इनकी जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 एडी में आक्रमण किया था और सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था, और वहाँ का राजा दाहिर था। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। उससे पहले थोड़ी सी और बात कर लें कि यहाँ पर जो सिंध प्रदेश था और यहाँ पर सिंधु नदी निकलती थी। सिंधु नदी की लंबाई जो है 3180 लगभग है, और इसका उद्गम क्षेत्र जो है मानसरोवर तिब्बत के क्षेत्र है, ठीक है। और सिंधु को जो थे इनके इंडस के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी को इंडस भी नाम से जाना जाता है। इंडस भी कहीं पर देगा तो आप समझिएगा कि सिंधु नदी की बात हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे देखने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था, कोई समस्या नहीं है। आइए बात करते हैं, थोड़ी सी हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जो राजा जो जाहिर था ईरान का, उनकी 2 पुत्रियाँ थी, एक का नाम था सुरवती और एक का नाम था सोमवती। जो मोहम्मद बिन कासिम जो था वह सिंध प्रदेश पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सिंध प्रदेश था यहाँ पर, तो सिंध प्रदेश पर जो आक्रमण करता है, यहाँ से 2 पुत्रियों को, किसके पुत्रियों को, तो जो सिंध का राजा कौन था, सिंध का राजा आप जानते हैं दाहिर था। दाहिर की 2 पुत्रियाँ जो थी, ठीक है, एक का नाम था सुरवती और एक का नाम था सोमवती। मोहम्मद बिन कासिम पकड़कर राजा के सामने आता है, और मोहम्मद बिन कासिम जो क्या करता है उस पर एक मोहित हो जाता है, और यहाँ के जो राजा थे अल हजाज, ठीक है, ईरान के, वह उसे खाल में भरवा कर मरवा देते हैं। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम आया और इस तरीके से इसकी समाप्ति हो गई। थोड़ी सी बात करेंगे आगे थोड़ी सी बात करेंगे, आगे हम थोड़ी सी चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा, हमने देखा था कि चचनामा जो पुस्तक थी यह कौन सी भाषा में थी, अरबी में, और इसका अनुवाद किसने कराया था, अली बकर खुफी ने जो था चचनामा को फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। और चचनामा पुस्तक जो लिखे थे इनका कोई लेखक नहीं माना जाता है, क्योंकि इस पे लेखक का नाम ही नहीं लिखा गया है। लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार जो मोहम्मद बिन कासिम था कब आक्रमण किया था, 712 एडी में आक्रमण किया था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो नहीं, तो आगे देखिए, इधर देखते हैं थोड़ी सी। इनके परिणाम क्या रहे, यानी प्रभाव क्या रहे। जब मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिला भारत में। पहला प्रभाव, पहली बार भारत पर इस्लाम का प्रवेश हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहली बार इस्लाम का प्रवेश किसके समय हुआ था, तो ये पहली बार जो था मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का प्रवेश हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली बार जजिया किसने लगाई थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाई थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और हिंद शब्द का जो प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे, यह सबसे पहले यह अरब वासिया थे जो अरब से आए थे। और इनका परिणाम क्या रहता है कि यह खजूर की खेती और ऊँट का पालन की जो शुरुआत होती है इनके आने से संबंध में देखा जाता है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं और आगे देखेंगे आज कि इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का कैसे उदय हुआ और कैसे नहीं हुआ, इसको देखेंगे। अब बोल रहे हैं सर जी समझ में नहीं आ रहा है सर, अरे पूरा वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब पेपर पेन लेकर बैठे नहीं हैं, खाली सुन रहे हैं हेडफोन लगा के, तो कहाँ से आएगा। पेपर पेन लीजिए और थोड़ी सी लिखने का प्रयास कीजिए, लिखिएगा तब ना आएगा। आप सोच रहे हैं कि मज़ा ऐसे मीठे मीठे मिल जाए, मीठे मीठे थोड़ी ना मिलने वाला है। आप लिखिए और उसके बाद देखिए कि मेरा पेपर में लड़ रहा है कि नहीं। पेपर जाके उठाइए और पेपर देखिए कि आपका पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।
ये परेशान नहीं होंगे आप लोग, ये रिवीजन का है, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ये पूरा देखिएगा। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं आगे इस्लाम धर्म के बारे में कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इनके संस्थापक कौन थे। बड़ी इस्लाम धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक रहे जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। क्या नाम था? हजरत मोहम्मद साहब। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। हजरत मोहम्मद साहब जिसे पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी सी अगर आगे बढ़ा जाए तो थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी आगे देख लेते हैं। और कितना मन साइन है आपके समक्ष। इनकी बात करेंगे। संस्थापक जान लिया कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। और इनका पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम बीबी अमीना। क्या नाम था? आमीना। ठीक है। अमीना जो था उनकी पत्नी का नाम था। किसकी पत्नी का नाम? अब्दुल्लाह के पत्नी का नाम था। और हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? बीबी अमीना। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन बात करें कि हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो मक्का में जगह है जिसका नाम है हीरा नामक गुफा में। कहाँ? हीरा नामक गुफा में जो होती है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया था कि हिजरी संवत चलवाया था। कब चलवाया था? 622 ईस्वी के लगभग इन्होंने हिजरी संवत चलवाया था। आप बोले सर जी थोड़ा सा स्लो बोलिए। ठीक है, स्लो बोल रहे हैं, शांति से सुनिए। ठीक है। अगर बात करें कि हजरत मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष में खदीजा नामक विधवा से यह विवाह किया था। जो हजरत मोहम्मद साहब थे जब 25 वर्ष के हो गए तो उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था जिसका नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। और वह जो खदीजा जो थी विधवा, वह 40 वर्ष की उम्र की थी। याद रखेंगे। अब जो खदीजा थी इनसे एक पुत्री होती है और जिनका नाम था फतीमा। अगर बात करें कि हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था तो फतीमा था। और इनका दामाद जो हुआ उनका नाम था अली। क्या नाम था? अली। इस बात को याद रखेंगे। हजरत मोहम्मद साहब की जो है वह मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब वह अब इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। कब? 632 ईस्वी में। किसके कारण वह चले जाते हैं? बुखार लग जाती है और उसके कारण वह गुजर जाते हैं। और उन्हें जो है हजरत मोहम्मद साहब को जो है मदीना में दफना दिया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। उनका जो पवित्र ग्रंथ है, जो इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है जिनका नाम है कुरान। क्या नाम है? कुरान। इसको लिखने वाले कौन थे? कुरान को लिखने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था जैद बिन साबित ने लिखा था। कब लिखा था? तो ये 555 ईस्वी में इस कुरान को लिखा गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। और थोड़ा सा समझिएगा तब ना, थोड़ी सी समझिए। हमने आपको बताया भी कि जो इस्लाम धर्म के जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। ठीक है। और इस्लाम धर्म जो था 2 भागों में टूट गया था। एक का नाम था शिया और एक का नाम था सुन्नी। और आगे चलकर ये सूफी जो कहे जाते हैं ये इस्लाम धर्म से संबंधित थे। यह आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करें। पूरा देखिएगा तब ना मज़ा आएगा। देखिए आगे आइए, आगे थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। अब थोड़ी सी हम दूसरे लुटेरे के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा लुटेरे ने क्या किया? दूसरा लुटेरे की बात करेंगे तो यह पहला देखे थे हमने कि मोहम्मद बिन कासिम आया। और दूसरा जो आता है लुटेरा वो आता है मोहम्मद गजनवी। इनसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इन बातों को थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसने क्या किया कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब किया था? तो 1001 से लेके 1027 के बीच में, इनके बीच में 17 बार आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद गजनवी। और ये जो था ये तुर्क कमांडर था। कौन सा कमांडर था? तुर्क कमांडर। ये तुर्क का रहने वाला था। कौन? मोहम्मद गजनवी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने देखा 1001 से लेके 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको डिटेल से देखना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर डिटेल से आपके दिए गए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन जो था, मोहम्मद कासिम जो था, हमने उनके बारे में जानकारी देख रहे थे कि उसने कितना बार भारत पर आक्रमण किया था? 1 बार। लेकिन मोहम्मद गजनवी जो है वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। उसमें से जो उनका जो पहला आक्रमण था
वह कहाँ किया था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने पहला आक्रमण जो किया था यह पाकिस्तान तथा ठीक है तुर्की के जो अफगानिस्तान का राजा था वहीं पर इन्होंने आक्रमण किया था। थोड़ी सी मोहम्मद गजनवी के बारे में थोड़ी सी कहानी को देख लेते हैं। इनके पिता कौन थे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान में एक गजनी का रहने वाला था, अफगानिस्तान का रहने वाला था, लेकिन यह तुर्क कमांडर था। कैसा कमांडर, तुर्क का कमांडर था जो अफगानिस्तान में रहता था। अफगानिस्तान में गजनी प्रदेश है वहीं पर रहता था और इनका पिता का नाम जो था सुबुक्तगीन था। क्या नाम था, सुबुक्तगीन। इनके दो भाई थे, एक का नाम था इस्लाम और एक का नाम था मोहम्मद गजनवी। बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी सुबुक्तगीन की, और हत्या कर वह शासक कब बन जाता है, तो 998 में जो है मोहम्मद ठीक है गजनवी जो है वह शासक गजनी प्रदेश का बन जाता है। अभी हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अब हम देखते हैं थोड़ी सी कि भाई अब जो है जब शासक बन जाता है कब, 998 ईस्वी में, तो आगे क्या होता है, आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी। भारत पर पहला आक्रमण जो है मैंने बताया है कि 1001 से लेकर 1027 के बीच में यह 17 बार आक्रमण करता है। कौन, मोहम्मद गजनवी। यहाँ तक कोई कंप्लीट है। यहाँ पर बात करें, हम बात कर रहे हैं कि 1001 ईस्वी में जो जयपाल जो राजा था उसको पराजित करता है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ तक कोई दिक्कत है। जयपाल जो राजा था कहाँ का था, पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान का वह राजा था और उसे हरा देता है। उसके बाद क्या करता है कि 1018 ईस्वी में यह आक्रमण करता है मथुरा पर और वहाँ से धन दौलत लूटता है और साथ में इसी समय ज़्यादा मात्रा में मंदिरों को तोड़वाता है। और ज़्यादा मात्रा में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद गजनवी जो था ठीक है मंदिर को कौन से आक्रमण के समय तोड़वाता है, तो मथुरा पर जब आक्रमण करता है 1018 में तब। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विक्रमाशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी। याद रखेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आगे क्या होता है कि मोहम्मद बिन जो ठीक है मोहम्मद गजनवी जो था 1025 का आक्रमण कई बार पूछे गए, बाकी सब मैंने स्किप कर दिया है। जो एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उसी चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पानी ये है आपका समुद्र और समुद्र में से उतना ही पानी निकालना है जितना की ज़रूरत है। आपको एक घर बनाना है तो आप पानी निकालते निकालते मर जाइएगा, आपके ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको उतना ही बताया जा रहा है जितना एग्जाम में लड़ने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिए। एक बोल रहा है कि सर कैसे पूरा कर पाएंगे, जी आप पूरा कर पाएंगे। आप लिखिए, पहले पूरे को लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तब ना समझ में आएगा। जी कुछ करते नहीं आप, थोड़ी सी परेशान होते हैं, बस थोड़ी सी कीजिए, आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। देखिए 1025 का जो आक्रमण था मोहम्मद गजनवी का, ठीक है, यह कहाँ किए थे, तो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है। और सोमनाथ मंदिर जो है वह शिव जी का मंदिर है और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था, ठीक है, उसका नाम था, थोड़ी सी हम आगे बढ़ा लेते हैं जिससे दिखने में समस्याएं ना हो, ठीक है। वहाँ का शासक जो था जिसका नाम था भीमदेव। क्या नाम था, भीमदेव। अब मोहम्मद गजनवी यहाँ से 700 मन सोना लूटता है तथा 1200 मन चांदी लूटता है। अब बात करेंगे कि 1 मन बराबर 40 किलो होता है। कितने लोगों को ये भी नहीं पता कि 1 मन बराबर कितना, 40 किलो, यानी 28,000 केजी जो है यह सोना लूटता है और 48,000 जो है केजी यह चांदी लूटता है और चला जाता है। और बताया जाता है कि मोहम्मद जो गजनवी था उसकी मृत्यु जो हो जाती है 1030 में हो जाती है। मोहम्मद बिन गजनवी की मृत्यु कब हो जाती है, 1030 में। और उसके समय कुछ इतिहासकार रहते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थोड़ी सी इतिहासकार को देख लें कि मोहम्मद गजनवी के समय कौन कौन इतिहासकार थे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस बात को ध्यान में रखेंगे। इनके समय के इतिहासकार किसके समय के भैया, तो ये जो थे मोहम्मद गजनवी के समय में जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।
इसके समय के इतिहासकार अल-बरूनी थे। इनकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। यह पुस्तक की रचना किए थे। और इसके समय इतिहासकार राम थे फर्रुखी, उत्वी, सिस्टनी और फिरदौसी। फिरदौसी की जो पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा जो पुस्तक है किसने लिखी है? फिरदौसी ने। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिरदौसी किसके समय में इतिहासकार थे? तो मोहम्मद गजनवी के समय में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और मोहम्मद गजनवी ऐसा शासक था जो पहली बार सुल्तान बना था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैंने बताया है। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और तीसरे लुटेरे के बारे में जानते हैं। तीसरा लुटेरा आखिर कौन था? जो तीसरा लुटेरा था उनको हम थोड़ी सी देखते हैं। तीसरा लुटेरा की हम बात करेंगे तो तीसरा लुटेरा आप भली भांति जानते हैं कि मोहम्मद गोरी था। कौन था? मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये नहीं है, आप इसके चक्कर में मत रहिए, इसे मैं बिटा देता हूँ। ठीक है, जब मैंने फोटो लिया था तो वो आ गया था। मोहम्मद गोरी जो है यह आप इसका जो रहता है शासनकाल 1173 से लेके ठीक है 1206 ईस्वी तक। ठीक है, 1206 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और इसमें यह भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था वह दोनों राजा थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम पहला और दूसरा मोहम्मद गजनवी। इनका जो शासन था धन लूटना और फिर भारत से वापस जाना। लेकिन मोहम्मद गोरी का शासन यह था कि आक्रमण करने का ये उद्देश्य था कि मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, धन भी लूटना और मुस्लिम राज्य की स्थापना करना भारत में। ये इसका उद्देश्य था। किसका? मोहम्मद गोरी का। यहाँ तक कोई समस्या है? इन्होंने मोहम्मद गोरी जो था भारत पर कितना बार आक्रमण करता है? तो 5 बार। आइए देखते हैं कि 5 बार आक्रमण में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एक आक्रमण जो करता है 1175 में करता है। कौन? मोहम्मद गोरी। कहाँ करता है? तो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। और जहाँ के राजा कौन रहते हैं? मूलराज। कौन रहते हैं? मूलराज। जब मोहम्मद गोरी जो है पहली बार आक्रमण करता है तो उसे जीत मिलती है। बड़ा खुश होता है। क्या होता है? खुश हो जाता है कि बाप रे बाप, मैंने तो जीत हासिल कर लिया। कौन? मोहम्मद गोरी। फिर सोचता है कि मैं दूसरा आक्रमण करूं। तो दूसरा आक्रमण जो करता है यह करता है कौन? 1178 में यह आक्रमण करता है और माउंट आबू पर करता है, जो गुजरात का क्षेत्र पड़ता है। गुजरात तथा राजस्थान का क्षेत्र है, आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ का राजा था भीमदेव द्वितीय, जिसमें जो है भीमदेव द्वितीय से मोहम्मद गोरी हार जाता है और फिर दोबारा इधर आक्रमण करने की इच्छा नहीं करता है। अगला, ये आक्रमण बार बार पूछे गए हैं। मोहम्मद गोरी का जो 1191 का जो युद्ध हुआ था, जो तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह 7वीं क्लास में पढ़ना है। आप पढ़ते नहीं हैं, आप कहते हैं कि सर ये बताइए कि सर यह क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन आपके 6, 7, 8 क्लास से ही क्वेश्चन हम इसको बना कर दिए हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास कोई बुक है। ठीक है, तो इसी में से हम छाट कर दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बार बार मैंने पेपर को एनालिसिस किया है, उसके बाद आपको हम देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो था। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो है साथ यह युद्ध होता है। आप कई बार कंफ्यूज होंगे कि सर ये बताइए, पृथ्वीराज चौहान तो नाम सुने हैं, तृतीय तो नहीं सुने हैं। तो पृथ्वीराज चौहान नहीं सुने तो याद रखिएगा कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तो वह तृतीय पृथ्वीराज चौहान थे। और इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो होता है 1191 के युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है और फिर अपने प्रदेश गौर प्रदेश पहुंचता है, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था। कहाँ का क्षेत्र था? अफगानिस्तान का क्षेत्र। फिर जाता है वहाँ पर बेचारे अपने बैठ जाता है और फिर सेना को तैयार करता है और फिर भारत पर आक्रमण करता है 1192 ईस्वी में, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के हारने का क्या कारण था? क्योंकि जो कनौज का जो शासक था, ठीक है, कनौज आप देखिएगा, थोड़ी सी मैं इमेज बना देता हूँ। इमेज थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, रोचक आएगी, जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
थोड़ी सी मैं भारत का मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये छोटा सा भारत का मैप, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो यूपी का क्षेत्र था वह कन्नौज का क्षेत्र था, ठीक है। और ये मान लीजिए बिहार है और ये यूपी का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका भली भांति जानते हैं अपना दुश्मन पाकिस्तान और इसके बगल में है अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान में गौर प्रदेश पड़ता है और यहीं से जो है मोहम्मद गोरी भारत घुसकर आता है और यहीं पर जो है दिल्ली है और दिल्ली में ही तराइन जगह का नाम है। जिस तरीके से पानीपत जो है, यह भी पानीपत का जो युद्ध होता है यह दिल्ली के क्षेत्र में यानी कहें तो हरियाणा राज्य में होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ तो कोई समस्या है, फास्ट बोल रहे हैं नहीं। तो यहीं जो राजा था पृथ्वीराज चौहान शासक था और यहाँ जो था यहाँ का यूपी का, अब देख रहे हैं यहाँ का यूपी का जो क्षेत्र था यहाँ का राजा था कौन, जयचंद। और इसकी पत्नी को, इसकी जो बेटी थी, सॉरी पत्नी नहीं इनकी बेटी, किसकी, जयचंद की पत्नी, बेटी को क्या करता है पृथ्वीराज चौहान, इसकी बेटी को भगा ले जाता है पृथ्वीराज चौहान और जिससे जयचंद जो था वह क्रोधित हो जाता है। जयचंद जो था पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकता है, इसलिए यह मोहम्मद गोरी को आमंत्रण भेजता है कि आप जो है आइए और पृथ्वीराज चौहान को हराइए। इस तरीके से इसकी मदद न मिलने के कारण पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसकी कहानी यहाँ पर थी, लेकिन इसमें उतना नहीं बताना था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आ जाए। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। तो इसमें जो होता है तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो था वह क्या हो जाता है, जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। लेकिन 2 साल बाद 1194 में फिर एक युद्ध होता है जो चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है और वही राजा जिसने मोहम्मद गोरी को बुलाया था उसी के साथ युद्ध होता है और जिसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी जो है जयचंद को पराजित कर देता है और यहाँ मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है, यानी मुस्लिम की सत्ता की स्थापना हो जाती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, तो मोहम्मद गोरी। कौन से युद्ध के साथ मुस्लिम की स्थापना हुई थी भारत में, तो वह हम लिखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ भारत में यह स्थापना हो जाती है। इन बात को ध्यान में रखेंगे। और बताया जाता है कि आगे चलकर मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था वो 2 सेनापति था, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का नाम था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहीं पर अपना दिल्ली छोड़कर चला जाता है और घर जाता है और उसी के जाने के समय में मोहम्मद गोरी की जो है हत्या हो जाती है और हत्या करने वाली जो जनता थी जिनका नाम था खुर्रो जनजाति, ठीक है। खोखरो जनजाति जो थी इनकी हत्या कर देती है। किनकी हत्या कर देती है, थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गोरी की। एक बोल रहा है सर आप बड़ा स्मार्ट समझा रहे हैं। भैया स्मार्ट तो समझाएंगे, थोड़ी सी देखिएगा तब ना, पूरा देखिए, पूरी समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मोहम्मद गोरी की हत्या कब हो गई, तो 1206 में। अब क्या हुआ, अब थोड़ी सी जानकारी आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ी सी कि मोहम्मद गोरी के 3 सेनापति थे, लेकिन 2 प्रमुख थे, उनकी हम बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने कई बार बताया है। एक का नाम था बख्तियार खिलजी और जो बिहार तथा बंगाल पर विजय करता है और विक्रमाशील और नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करवाने वाला कौन व्यक्ति था, यही बख्तियार खिलजी था। किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किनका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि अपने समय में माँ लक्ष्मी का जो प्रिंट है अपने सिक्के पर चलवाया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्के पर माँ लक्ष्मी का प्रिंट करवाया था, तो वह था मोहम्मद गोरी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और गोरी जो था वह गौर प्रदेश का रहने वाला था जो अफगानिस्तान में पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ी सी सल्तनत काल। ये सल्तनत काल कैसे आ गया? हमने देखा कि मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हो जाती है वह 1206 में हो जाती है और जनजातियों द्वारा मोहम्मद गोरी को मार दिया जाता है। तो उनके जो 2 सेनापति थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का नाम था बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि
सल्तनत काल की स्थापना की और सबसे पहला जो वंश आता है गुलाम वंश आता है। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सल्तनत काल में इनका जो काल रहता है 1200 लेके 6 से लेके 1200, ठीक है, 1526 तक की घटना को हम इसमें और भी आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखेंगे आगे क्या क्या है, उनको थोड़ी सी देखने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? पूरा वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, पूरे आपके समझ में आएंगे। सल्तनत काल की बात करेंगे और पूरा देखेंगे, ठीक है। सल्तनत काल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सल्तनत काल में कितने वंश आते हैं, तो यहाँ पर 5 वंश देखने को मिलता है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सदै वंश और 5वां लोदी वंश। इसके शासन काल से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका जो काल रहा 1206 से लेकर 1290 तक। वही 90 यहाँ पर आ जाएगा 1290 से 1320 तक। वही 1320 से लेकर 1414 तक। 1414 के बाद बात करेंगे तो 1450 तक और 1451 से 1526 तक। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, और उसी समय बाबर अटैक करता है और गुलाम वंश की और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। कौन सी वंश की? मुगल वंश की। आइए हम पारी देखते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे होती है। हमने 5 वंशों के बारे में देखा जो सल्तनत काल में आते थे। पहले हम गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी अगर प्राप्त करें और देखें तो यहाँ पर देखिएगा गुलाम वंश का जो शासनकाल रहता है 1206 से लेकर 1290 तक। इनमें कौन सी घटना घटती है और कैसे इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरा देखिएगा। अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो आप ज़रूर पूरे देखें, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत काल का जो संस्थापक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत काल का संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाएगा कि दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसका दामाद जो इल्तुतमिश था। किसका दामाद था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तथा गुलाम भी था। कौन? इल्तुतमिश, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से स्टार्ट की थी। लाहौर जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और उनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में, ठीक है, निशानपुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गोरी का गुलाम था, वह निशानपुर में काजी से जो है उसे खरीदा जाता है। आप जानते होंगे कि आप सोनपुर जो मेला है वहाँ में मानव व्यापार यानी सब चीज़ का व्यापार होता था। तो पहले लोग बिकते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र आप देखेंगे तो राजा हरिश्चंद्र को क्या किया गया था कि अपने शव को जलाने के लिए आदमी जो है अपने आप को बेच देता था पहले। तो इस तरीके से लोग जो होते थे, गरीब लोग, वह अपने परिवार को चलाने के लिए बिक जाते थे। उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया था और आगे चलकर जो मोहम्मद गोरी है उसे खरीद लेता है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गोरी किसको खरीद लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, और आगे चलकर यह शक्तिशाली सेनापति के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह अपने दान प्रवृत्ति के कारण, ये जो था ऐसा व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भी व्यक्ति निर्धन व्यक्ति आता था उनको दान देता था। तो वह दान प्रवृत्ति के कारण इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किन नाम से जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से। क्यों? क्योंकि वह दान प्रवृत्ति का व्यक्ति था, दान करने वाला प्रवृत्ति था, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। और यह जो एक मस्जिद है, पहले यह विश्वविद्यालय हुआ करता था, यानी विद्यालय हुआ करता था, ठीक है। क्या हुआ करता था? विद्यालय, याद रखेंगे।
आगे हम थोड़ी सी चर्चा करें, थोड़ी सी और आगे देख लें, तो हम बढ़ा के थोड़ी सी देख लेते हैं और आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि हमने 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दिल्ली में जो कुतुब मीनार आप देखते हैं उसकी नींव किसने रखवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके कहने पर रखवाई थी? तो गोरी के कहने पर। किसके कहने पर? गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जो है कुतुब मीनार की जो है नींव रखवाई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। नींव रखवाने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बताया जाता है कि 1210 ईस्वी में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते हुए या कहें तो पोलो खेलते हुए वह घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये चौगान क्या होता है सर? चौगान का मतलब जो घोड़ा पर आप देखते हैं कि लोग हॉकी के टाइप से खेलते हैं, मारते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से चौगान खेलते समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह घोड़े से गिर जाता है और बीमार पड़ जाता है और फिर मर जाता है। आगे हम बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया जाता है कि जब समाप्त हो जाता है तो ये कुतुब मीनार जो है उनको पूरा जो करवाया वह इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, वह शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा करवाने वाला जो उसका दामाद था या कहें तो गुलाम था वह था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने यह पूरा करवाया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तथा गुलाम भी था, यह हमने पहले ही बताया था। इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ी सी देख लेते हैं। रजिया सुल्तान यह पहली और अंतिम महिला शासिका थी जो अपना राजपाट चलाती है। ठीक है, इसने क्या किया कि रजिया सुल्तान प्रदा प्रथा को नहीं मानती थी। यह जो रजिया सुल्तान थी यह पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी। पर्दा प्रथा का मतलब होता है कि घूंघट उंघट टान के नहीं चलती थी, वह टोपी और कुल्ला और टोपी पहनकर वह चलती थी। ठीक है, रजिया सुल्तान टोपी पहनकर काम करती थी। क्या पहनकर? टोपी। अपना जो जिस तरीके से राजा होते थे टोपी पहन के कार्य करते थे, उसी प्रकार से यह भी कार्य करती थी। अगर फास्ट बोल रहे हैं तो थोड़ी से स्लो कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें बात करेंगे कि रजिया सुल्तान ने 3 तरीके के सिक्के चलाए। कैसे सिक्के चलाए थे? पहला सिक्का चलाया न्याय की रानी का। न्याय की रानी का सिक्का चलाने वाला कौन था? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। ठीक है, तथा इल्तुतमिश की बेटी के नाम से भी सिक्का चलवाया। और तीसरा जो सिक्का चलवाया, महारानी के नाम से भी सिक्का चलवाया। किसने? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान के बाद आते हैं बलबन। कौन आते हैं? बलबन। बलबन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम थोड़ी सी देख लेते हैं। बलबन का जो शासन काल रहता है वह 1256 से लेके 1287 तक रहता है, कहीं कहीं 88 तक रहता है, दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बलबन ने क्या किया कि बलबन ने पर्शियन सभ्यता को शुरू की। पर्शियन सभ्यता क्या होती थी कि जब बलबन राजा बनता है, ठीक है, जब बलबन राजा बनता है तो राजा बनने के साथ साथ यह इसके जो लोग होते हैं इनकी बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि यह आपको एक पता होगा। एक बात मैं खास बात बता देता हूँ जो सुन लीजिएगा। इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इल्तुतमिश ने तुर्क ए चिलगहानी का मतलब है कि 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्क ए चिलगहानी कहा गया। उसी 40 सदस्यों में से एक जो था वह था बलबन। बलबन ने क्या किया कि देखा कि मेरी बात को कोई नहीं मान रहा है तो उन 40 जो इसमें सदस्य थे उनको मरवा देता है। और लोगों को मानने के लिए उन्होंने कठोर नीति अपनाई, पर्शियन सभ्यता को अपनाया। क्या अपनाया कि सजदा और पैगोस। सजदा का मतलब होता है सलाम करना झुककर, और पैगोस का मतलब होता है जैसे पांव छूकर प्रणाम करना, गुड़ के सामने गिर जाना। उस तरीके से यह प्रथा चलाई थी। किसने? बलबन ने। आगे बात करेंगे कि बलबन ने सिक्का भी चलाया था, बलबन क्वाइंस या बलबन सिक्का कह सकते हैं। ठीक है, क्वाइंस का मतलब होता है सिक्का। और एक बार और मैं बता दूं, अंतिम जो लिखा है कि मंगोलों के आक्रमण के दौरान में यह मारा जाता है। और बलबन क्या करता है कि जब मंगोल आक्रमण करते हैं, मंगोल जब आक्रमण करते हैं तो उसी
लड़ाई में बलबन जो है मारा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी, तो थोड़ी सी आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि थोड़ी सी उसके बाद आते हैं, उसके बाद देखेंगे कि केकुबाद आता है। केकुबाद का जो शासनकाल रहता है कौन से वंश में? गुलाम वंश में केकुबाद आता है। केकुबाद का शासनकाल 1287 से 1290 तक रहता है, यानी 3 वर्ष यह शासन करता है, लेकिन यह भी समाप्त हो जाता है। और अंतिम शासक जो आता है गुलाम वंश का, जिसका नाम था क्यूमर्स। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। क्यूमर्स को क्या किया जाता है कि 1290 में उनकी जो है हत्या कर दी जाती है और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। और खिलजी वंश की जो स्थापना होती है वह किसने की थी? जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये जो जलाउद्दीन खिलजी था, बताया जाता है कि यह क्यूमर्स का जो था सेनापति था। ये बात को ध्यान रखेंगे। यह खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश का जो शासनकाल था 1290 से लेके 1320 तक इनका शासनकाल रहता है। यानी कहें तो यह 30 वर्ष का इनका शासनकाल रहता है। 30 वर्ष में इन्होंने क्या क्या किए, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए हम देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का जो संस्थापक था फिरोज शाह खिलजी था, और यह 70 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में? 70 वर्ष की उम्र में किला खरी, ठीक है, किलो खरी नामक महल में जो होता है वह अपना राज्याभिषेक कराता है। कौन? जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है जलाउद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे 1296 ईस्वी में देवगिरी के अभियान में भेजता है, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, लेकिन इसका एक भतीजा था, यानी तो कहें कि जो जलाउद्दीन जो भाई थे उनका एक पुत्र, जब उनके भाई मर जाते हैं तो उनका एक भतीजा रहता है जिसका नाम था अलाउद्दीन और जलालुद्दीन, अंतर होगा, ध्यान रखिएगा थोड़ी सी बातें को। ठीक है, तो क्या करता है कि जब 70 वर्ष पर यह शासक बनता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो अपने जो भाई का जो पुत्र होता है, जिसे भतीजे बोला जाता है, वह बताता है कि 1296 ईस्वी में, ठीक है, 1200 यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1296 ईस्वी में देवगिरी के क्षेत्र में यह अभियान पर विदा करता है कि जाइए आप वहाँ पर लड़िए, तभी ना हमारा राज साम्राज्य बढ़ेगा। इस तरीके से देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव को क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वह जाकर उसे हरा देता है। और हराने के बाद अब जो है अलाउद्दीन खिलजी के मन में यह ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि मैंने यह जीता है तो मेरा धन है। तो ये धन के चक्कर में क्या करते हैं कि आगे चलकर अपने जो चाचा होते हैं उनको कुछ ही पैसा देते हैं और बाकी धन को छुपा लेते हैं। लेकिन ऐसा कम ही दिन तक चलता है और फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने चाचा जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी को हत्या कर देते हैं, और उसके बाद अब शासन हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहता है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में इन्होंने क्या क्या किया, कैसी कैसी सभ्यता पूछी गई, कैसे कैसे इन्होंने कार्य किया और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे कि वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए खिलजी वंश का तो वह था अलाउद्दीन खिलजी, जबकि खिलजी वंश का जब संस्थापक पूछा जाए तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था यह संस्थापक था और वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। अगर बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसब के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसने क्या किया कि जैसे ही यह राजा बना उसने क्या किया कि अपने समय 50% जो है यह टैक्स देने की बात कर दी, यानी 1/2 जो है यह टैक्स देने की बात कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे। यह क्या करता है कि
जितना काम किया था उसने उसमें से आधा देना होगा। यह बात कहा कि जितना भी आप काम करेंगे उसमें से आधा हिस्सा देना होगा। इसने क्या किया कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी जो था यह आर्मी की वर्दी ठीक है दिया, और पहला यह व्यक्ति था जो पैसा देकर अपना सेना को रखता था। यह क्या हुआ, पहले थोड़ी सी बातों को समझेंगे। अलाउद्दीन जो था एक ऐसा व्यक्ति था कि पहले जो सेना होती थी, सैनिक होते थे, सैनिक जो होते थे सैनिक, अब सैनिक को पहले जो होते थे वैसे सैनिक रखे जाते थे। जब युद्ध होता था तो जो गांव के लोग होते थे उन्हें सैनिक बना लिया जाता था, और गांव से जो घोड़े और सारे हाथी मंगा लिए जाते थे जिसके जिसके पास होते थे। लेकिन क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, देखा कि ये जो है जब लड़ने के टाइम पर जो है सेना कमज़ोर हो जाती है, खाने पीने में दिक्कत होती है, तो इन्होंने क्या किया कि बोला कि जो भी मेरे पास जो सेना रहेंगे मैं एक वर्दी में रखूँगा जिससे मुझे खाने में खिलाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसने कहा कि मैं नियमित वेतन दूंगा, मैं वेतन देकर पैसा रखूँगा आपको, आप हमारे सैनिक में भर्ती हो जाइए। तो इसने यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि आर्मी का वर्दी किसने दिया, जो आर्मी का जो यूनिफॉर्म होता है वह किसने दिया था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने। आर्मी के तौर पर अपने सैनिक को एक तरह का कपड़ा पहनाने के जो कार्य जो है करता है वह अलाउद्दीन खिलजी करता है, और वेतन जो होता है इसे नियमित पैसे पर इन्हें रखने लगता है। यह क्या करता है कि इसने अपने अपने कार्य को बढ़ाने के लिए टैक्स भी लगाता है। टैक्स क तरह के लगाते हैं, तो एक घर कर और एक चराई कर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी कर और चराई कर किसने लगाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये घड़ी कर क्या होता था कि जो लोग बड़े बड़े महल या कुछ भी 2 ताला या 3 ताला जो बनाते थे तो घर पर भी टैक्स लगाता था। कौन लगाता था, अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर का मतलब है कि जो दुधारू पशु होते थे, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, अगर ज़्यादा दुधारू पशु होते थे तो उन पर भी यह टैक्स लगाता था अलाउद्दीन खिलजी। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी कर और चराई कर का टैक्स किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसने क्या किया कि हुलिया दागने की तथा मोहर लगाने की प्रथा भी चलाई थी। आप देखते हैं कि कभी कभी आप अपने गाँवों में देखते हैं कि कोई बकरी उकरी चराता है तो एक रंग का बकरी हो जाती है, तो उस पर कोई लाल पीला हरा हरा रंग डाल देता है जिससे बकरी पहचानी जा सके। या हम कहें तो घर में 2 भाई होते हैं और 2 भाइयों को अगर एक तरह के कुर्ते आ जाते हैं तो मम्मी क्या करती हैं कि उस कुर्ते में कुछ निशान लगा देती हैं, जैसे कुर्ता पहचानने में यह समस्याएं न हो कि कौन कुर्ता सोनू का है और कौन कुर्ता मनु का है। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उनके घोड़े में कोई पहचान नहीं हो रहे थे कि मेरा घोड़ा कौन सा है कि जो लड़ाई के वक्त काम करें, तो उसने क्या किया कि उसमें हुलिया बदलने की और दाग लगाने की जो प्रथा है यह स्टार्ट कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ तक बात आपको हम लोग को पता होगा कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो पूरा वीडियो को देखें, भागे मत। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वह पीछे रहेगा ही रहेगा। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि भाई हुलिया दागने की प्रथा देखी गई। अब हम दिल्ली में बात करेंगे हवाज खा ठीक है, हवाज खाज की जो है यह निर्माण करवाते हैं, और अलाई मीनार बनवाया। अलाई मीनार किसने बनवाया था, यह दिल्ली में है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। एक होता है कि चौर मीनार जो है यह किसने बनाया, तो यह दिल्ली में बनाया। और एक चार मीनार है जो हैदराबाद में है, इस बात को याद रखेंगे। जमैयत खाना यह किसने बनाया था भैया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ है, दिल्ली में। और पहला दिल्ली ठीक है, पहला सुल्तान था जो भारत की राजकुमारी से क्या किया था, विवाह किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल का पहला कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत की राजकुमारी से शादी किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। और कहाँ की राजकुमारी थी, तो गुजरात की राजकुमारी थी, इस बात को याद रखेंगे। और वहीं पर जब गुजरात आक्रमण करता है तो वहाँ की राजकुमारी से शादी करता है, और वहीं एक दास को खरीदता है 100 दिनार में। दिनार का मतलब होता है सोने, और 100 दिनार के सोने के सिक्के में एक व्यक्ति को खरीदता है जिसका नाम था मलिक मनी। ठीक है, मलिक मनी या मलिक काफूर के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मलिक मनी जो 100 दिनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक मनी को, क्योंकि 100 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा था।
आगे चलकर मलिक मनी ने क्या किया है कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, यही मलिक मनी। हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आप एकदम रियल भाई घटना सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में जाएं, हम उसमें आपको प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, लाइन बाय लाइन हमने पढ़ाया है। अलाउद्दीन का खिलजी 1 घंटे के हैं, 1.5 घंटे के हैं, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन टाइम आपके कम रहने के कारण, रिवीजन कराने के कारण, रिवीजन ऐसे ही होते हैं, तो आप पूरा देखिए वीडियो को, आप कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे थोड़ी सी हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि मलिक जो मनी था वह अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और उसके बाद उसका बेटा जो बोलता है मुबारक शाह, वह मलिक मनी की क्या करता है, धोखे से मरवा देता है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। और अगला वंश हम थोड़ी सी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इधर बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अलाउद्दीन जो खिलजी था उसके संरक्षण में कौन कौन थे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें कि जो अमीर खुसरो था, वह जिसे तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है, वह क्या बजाता था सितार, यह किसके दरबार में रहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके संरक्षण में रहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में। यह कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अमीर खुसरो जिसे तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को। जो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त जो होते थे वह बीना बजाते थे, यह याद रखेंगे। समुद्रगुप्त क्या बजाते थे, बीना बजाते थे, जबकि अमीर खुसरो जो हैं सितार बजाते थे। अमीर खुसरो को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। इस तरीके से यह वंश समाप्त होता है और फिर आगे आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करेंगे कि 1220 से लेके 1414 तक, यहाँ से बात करेंगे कि 1220 से लेके 1414 तक इनका शासनकाल रहता है। इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी सी हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। फास्ट हम तो बोल रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ईयरफोन हेडफोन लगा कर देखिएगा, तब को पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे संस्थापक की, तो संस्थापक में बात करेंगे कि तुगलक वंश के जो संस्थापक रहते हैं गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का जो, ठीक है, इसे जो है आगे इसे टाइटल जो दिया जाता है गाजी पद का धारण करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजी पद की धारणा किसने ली थी, तो गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गाजी का मतलब होता है कि कोई पराजित नहीं कर सकता है, यानी गाजी का मतलब वह पद लिया था जिसे कोई इसे पराजित नहीं कर सकता है, यह गाजी का मतलब होता है, याद रखेंगे। गियासुद्दीन, ठीक है, गियासुद्दीन की हत्या जो है उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी। जो उनका बेटा था गियासुद्दीन तुगलक का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर कर अपने राजा बन जाता है। और बताया जाता है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक है, जिसे MBT के नाम से जाना जाता है, MBT याद रखेंगे। कहीं पर MBT लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो रही है। इसे मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहकर, या इसे कहें तो इसे ज्ञानी कहकर संबोधित किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि आप बताइए कि सल्तनत काल में कौन ऐसा व्यक्ति था जो ज्ञानी भी था, ज्ञानी या पागल भी था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। यह ज्ञानी और पागल क्यों कहा गया, वो भी थोड़ी सी हम लोग समझेंगे, ठीक है। आइए थोड़ी सी देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन लंपट मूर्ख जो है वह जहादार शाह को कहा जाता है, और रंगीला जो राजा होते हैं उसे मोहम्मद शाह को कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बनता है तो अपनी राजधानी देवगिरी बना ली, ठीक है। कहाँ बना ली, देवगिरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। देवगिरी इसने क्या कर ली, राजधानी बना ली। बनाने के बाद क्या किया कि इसने टैक्स में वृद्धि कर दी, और जब टैक्स में पहली बार जब यह राजा बना तो इसमें टैक्स लगा दिया, TEX टैक्स लगा दिया। और जब कर लगा दिया तो उस समय क्या हो जाता है कि अकाल पड़ जाता है, जिससे इसका टैक्स का प्रभाव कोई दे नहीं पाता है, और यह पहला जो है जो काम करता है जो असफल हो जाता है, ठीक है।
दूसरा उसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रे यानी कहें तो टोकन चलवा दिया। यह ऐसा सोच रखता था, जो आज के ज़माने में आप जो सांकेतिक मुद्राएं जो देखते हैं, नोट है ये 2000 का बनता है 3 रुपये में, तो वह सांकेतिक मुद्राएं हैं। सांकेतिक मुद्राएं का मतलब कि सरकार का मुहर लगे हैं, जिसके कारण हम लोग पैसा को लेकर सामान दे देते हैं, लेकिन वास्तव में उसका 2000 मूल्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसी मुद्रा चलाने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन सिस्टम लगाए। अब उसने क्या किया कि जो सोने और चांदी के सिक्के थे उसके बदले में तांबे और जीतल के जो सिक्के चलाए, लेकिन यह भी असफल हो गया, क्योंकि यह देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे जो होते थे सिक्के बनवा दिए। जब सिक्के ज़्यादा बन गए तो इसे भरमार हो गई बाज़ारों में, फिर उसे वापस करना पड़ा। इस तरीके से इसका दूसरा भी जो कार्य था वह असफल हो जाता है। इसलिए बताया जाता है कि यह ज्ञानी भी था, परंतु यह पागल भी था कि जो कार्य करता था वह कार्य सफल नहीं हो पाते थे। उसने क्या किया कि सैनिक अभियान को भी फेल कर दिया। यह बताया जाता है कि जो मंगोल शासक थे पहले ही सैनिक को तैयार कर कर 1 साल का वेतन दे दिया था, और उस साल जो है कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं करता है, जिससे उसका सारा पैसा नुकसान हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत है? उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे इनके चाचा के रूप में जाने जाते हैं, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि अशोक के जो शिलालेख थे, जो भारत में जो हैं 14 शिलालेख थे अशोक के, इस बात को ध्यान रखेंगे। 14 शिलालेखों में से जो अशोक ने क्या किया कि भारत में अशोक ने शिलालेखों को भारत लाया। जो भी नेपाल में जो शिलालेख थे उनको टंगवा कर भारत लाने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक। उसने क्या किया कि नहर पर इन्होंने टैक्स लगाया। नहर पर जो इसने टैक्स लगाने का कार्य किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे हक ए स्पर्श के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी आगे हम बढ़ते हैं इनके बारे में और देख लेते हैं। यह लिखा है तुगलक वंश का जो अंतिम शासक हुआ था, जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, और इस तरीके से वह मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? भतीजा था। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? भतीजा था। और इस तरीके से तुगलक वंश की अंत हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और आगे हम थोड़ी सी पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी पढ़ते हैं कि सैयद वंश में के बारे में क्या क्या दिए हैं। सैयद वंश के बारे में सिर्फ उतना ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिर्ज खा थे, और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लोदी वंश। लोदी वंश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको विशेष करके अच्छे रूप से देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम लोग लोदी वंश के बारे में बात करेंगे। लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी क्या करता है कि 1451 से यह शासन करता है, और लोदी वंश जो चलता है 1526 तक, और 1526 में लोदी वंश का अंत हो जाता है। और अंतिम शासक था जो लोदी वंश का, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इस बात को याद रखेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान कौन सुल्तान था? तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत काल में पहला बैठने वाला अफगान मुसलमान कौन था, सुल्तान कौन था? तो वह था बहलोल लोदी, यानी लोदी वंश। याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। इधर आ जाते हैं, थोड़ी सी बढ़ जाते हैं, आपको देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिकंदर लोदी ने क्या किया कि सिकंदर लोदी ने जो आगरा शहर था, आगरा शहर को बसाया। कब बसाया था? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाने का कार्य किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। याद रखेंगे। इसने क्या किया कि अगले 2 साल बाद ही 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बना ली। तो सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ हो जाती है? तो आगरा। याद रखेंगे। यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। इसने क्या किया कि गज ए सिकंदरी पैमाइश जो है यह लगाया। यह क्या होता था कि भूमि नापने की एक पैमाइश होती थी, जिस पे लोगों को नाप कर यह दिया जाता था कि आप इतना खेती में इतना पैसा हमें चाहिए। जैसे आज आप जानते हैं कि 1 बीघा का 12,000 रुपये बीघा या 15,000 रुपये बीघा चल रहा है। उसी प्रकार से यह पैमाइश लगाई थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। उसने एक गुलरुखी नाम का कविता भी लिखता था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि गुलरुखी नाम की कविता किसने लिखी थी? गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था? तो वह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन था? सिकंदर लोदी। याद रखेंगे।
तो इसमें बात करेंगे कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। इस बात को थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। आइए हम देखते हैं थोड़ी सी जानकारी। अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी, और बताया जाता है कि 1526 में बाबर ने आक्रमण किया, जो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से पथ होगा यहाँ पर, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और इब्राहिम लोदी जो होता है इसमें हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ लोदी वंश का क्या हो जाता है? समाप्ति हो जाता है, और 1526 में ही मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। तो मुग़ल वंश की स्थापना के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ी सी इधर देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। मुग़ल वंश का जो है इसमें जो होते हैं, मुग़ल वंश का जो शासनकाल रहता है 1526 से लेके 1857 तक, ठीक है। 57 की क्रांति तक मुग़ल वंश रहता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल वंश में 1526 से लेके जो 1700, ठीक है, 1707 तक जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उनके समय तक हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। थोड़ी सी हम बात करेंगे कि इसमें बाबर आता है। बाबर जो है 1526 से लेके, ठीक है, 1526 से लेके 1530 तक इनका शासनकाल। बाबर का बेटा आता है हिमायू, और हिमायू का बेटा आता है अकबर, अकबर का बेटा आता है जहांगीर, और जहांगीर का बेटा है शाहजहां, और शाहजहां का बेटा आता है औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। इस बात को याद रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। फिर आगे वीडियो में देखते हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं बाबर के बारे में, उसको भी हम थोड़ी सी देख लेंगे, ठीक है।